that is Unified Pension Scheme. Right. I hope you all might be aware about National Pension Scheme, which is NPS already. So today we will be dealing up with this UPS, right? Unified Pension Scheme in abbreviated form is UPS. So what we will be dealing today is the basic features of UPS, why UPS came into picture, that is why Government of India got UPS, what are the basic features, what are the various benefits under UPS. So all this we will be dealing up in this presentation, right? And at the end we'll have a comparative table which is NPS and UPS, the difference. Okay, so this is the very first slide which shows what was the reasons of bringing UPS into picture. That is why UPS came, why Government of India launched UPS. Right? So Government of India came up with UPS from 1st of April 2025. This scheme came in effect from 1st April 2025, and it is a scheme which came for only central government employees. Currently it is only applicable for central government employees, right? What were the reasons? So these are the 4 reasons. Once there were complaints for NPS that there is no predictable pension. That means there is no surety कि हमें कितना pension मिलेगा. Second was inflation. Under NPS पेंशन दैट इज हम एन्युटी बोलते हैं, वो फिक्स था कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितना एन्युटी मिलेगा, जो एवरी मंथ आपको सेम मिलता है. बट अंडर यूपीएस इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए डीआर का प्रोविजन लाया विच इज डियरनेस रिलीफ. उससे आपकी जो पेंशन है वो इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे डीआर का रेट इंक्रीज होगा. थर्ड इज पेंशन एडिक्वेसी. हमारे पास एनपीएस में देयर वर केसेस जहाँ पे पेंशन जो है बहुत लोगों की कम थी. आप लोगों ने सुना होगा पेंशन 2000 3000 कम पेंशन बन रही थी. तो अंडर यूपीएस गवर्नमेंट ने एक मिनिमम गारंटी दी है कि आपको एटलीस्ट 10,000 पर मंथ प्लस डीआर दैट इज डियरनेस रिलीफ आपको एज पेंशन रिसीव होगा. This is in UPS, right? Or protection against longevity, which is the this one, the third point, right? The protection against longevity matlab in India we see because of increasing health facilities we have more of living years for an aged person, right? So अगर pension की facility उन्हें होगी तो it would be beneficial कि वो लंबे टाइम तक एक अच्छी pension जो DR के साथ में increase होती रहेगी वो आप avail कर पाएं. So these were the main reasons कि UPS क्यों लाया गया, क्योंकि एक मिनिमम गारंटी दी गई, एक प्रिडिक्टेबल पेंशन दी गई कि आपको कितनी पेंशन मिले, मिनिमम कितनी मिलेगी. इन्फ्लेशन के साथ साथ में डीआर का प्रोविजन आया है ताकि आपकी जो पेंशन है वो इंक्रीज हो. सो यूपीएस एक ऑप्शन है अंडर एनपीएस. यूपीएस इज लॉन्च्ड एज एन ऑप्शन अंडर एनपीएस from 1st April 2025. UPS में एक गारंटी है of assured payout by the government, which is आपकी लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक का 50% एज पेंशन आपको रिसीव होगा. यूपीएस किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है? तो भैया जो भी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो एनपीएस में कवर्ड हैं उन लोगों के पास यूपीएस चूज करने का ऑप्शन है. जो भी नए रिक्रूट्स हैं जो 1st April 25 जब से ये स्कीम आई है उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे, उन लोगों के पास भी ऑप्शन है कि वो यूपीएस को ऑप्ट
कर सकते हैं। थर्ड, ऐसे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो सुपर एनुएट हुए हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है या FR 56 के अंडर रिटायर हुए हैं, जो कंपलसरी रिटायरमेंट है, जो पेनल्टी ना हो, वो भी एलिजिबल है यूपीएस का बेनिफिट लेने के लिए। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो गई है तो जो उनके लीगली वेडेड स्पाउस हैं वो भी एलिजिबल है फॉर यूपीएस बेनिफिट। टाइमलाइन देखें अगर हम, तो पहले ये 30 सितंबर थी, उसके बाद अब इंक्रीज करके 30 नवंबर कर दिया गया है, मतलब 30 नवंबर लास्ट डेट है यूपीएस को ऑप्ट करने की। अगर आप चाहते हैं यूपीएस को लेना तो यू हैव टू अप्लाई बिफोर 30th of November 2025। देखिए, अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक स्लाइड्स देखते हैं, उसके बाद हम वापस जो नए चेंजेस आए हैं यूपीएस में उन पे आते हैं। देखिए, यूपीएस में कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय की साइड से 10% ऑफ बेसिक पे एंड डीए। राइट, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी मैचिंग है, मतलब 10% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और 10% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, दोनों का 10%, दोनों का 10%। एडिशनली इसके अलावा 8.5% का कंट्रीब्यूशन पूल कॉर्पस में जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये जो 8.5% का एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, ये एम्प्लॉयर को नहीं देना है। एम्प्लॉयर के पेरोल से ये 8.5% नहीं जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनली एक पूल मेंटेन करेगी सारे एम्प्लॉयज के लिए, जो भी यूपीएस को ऑप्ट करेंगे उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये 8.5% का एडिशनल पूल क्रिएट करेगी। एनपीएस को जो यूपीएस नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टमेंट चॉइस अंडर यूपीएस। यूपीएस में क्या क्या इन्वेस्टमेंट चॉइस आपके पास अवेलेबल है? देखिए, जैसा एमपीएस में था, डिफॉल्ट पैटर्न LC25, LC50 या फिर 100% गवर्नमेंट 50। LC इज लाइफ साइकिल। हाँ, LC50 और 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास एनपीएस में भी अवेलेबल थे और यही सेम आपको यूपीएस में भी अवेलेबल कराएगा। डिफॉल्ट पैटर्न के अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड रेशियो डिसाइडेड है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट चॉइस अपने यूपीएस कॉर्पस के लिए चूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पैटर्न से आपका इन्वेस्टमेंट होगा। डिफॉल्ट में क्या है? मैक्सिमम 25% इन इक्विटी, मैक्सिमम 65% इन डेट। डिफॉल्ट पैटर्न में क्या है? हाँ, डिफॉल्ट पैटर्न में है मैक्सिमम 25% इन इक्विटी, मैक्सिमम 65% इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, और जो भी रिमेनिंग होगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा। So this is a fixed exposure. It is not important कि आप कोई भी investment choice choose करें. If you are pretty aware about all the information, आप choose कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका safest investment default pattern के हिसाब से होगा under UPS। Same चीज़ है आपको NPS में भी available है। दोनों investment choices NPS और UPS में same है। अब अगर हम LC50 विच इज लाइफ साइकिल फंड 50 की बात करें तो देखिए 50 डिनोट्स द एक्सपोजर टू इक्विटी।
जहाँ 50 लिखा हुआ है, 50 का मतलब है आपका पैसे का 50% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगा। कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ी ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिले, तो वो मैक्सिमम एक्सपोजर अपना 50% इक्विटी में डाल सकते हैं। अदर वी हैव इज 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, तो उन लोगों के लिए 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी ऑप्शन है कि आप चाहो तो अपना पूरा कॉर्पस 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट चॉइस अंडर यूपीएस। अब आपके पास ऑप्शन है, एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइस को 2 बार चूज कर सकते हैं। 2 बार आप चाहें तो बदल सकते हैं। अगर आपको सपोज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको नॉलेज है, आप चाहते हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी से हटाकर इक्विटी में डालें, तो आपके पास ये चॉइस है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बार अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी यूपीएस और एनपीएस दोनों की आपको आपके मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। एनपीएस और यूपीएस का जो मोबाइल ऐप है उस पर आपको ये सारी फैसिलिटी इन्वेस्टमेंट चेंज करने की अवेलेबल रहेगी। तो आप जो भी अपना यूपीएस, जैसे आप अपना बैंक अकाउंट यूज करते हैं थ्रू मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, सेम मैनर में आपके पास आपका पेंशन अकाउंट डील करने के लिए भी ऑप्शन है कि आप मोबाइल ऐप और लॉगिन के थ्रू अपना पेंशन अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली एक अकाउंट ही है जिसमें आपका पूरा पैसा है और आपको हर महीने आई थिंक आपके ईमेल पे स्टेटमेंट आता होगा। आपके जब यूनिट्स क्रेडिट होते हैं हर महीना, जब आपका एनपीएस कॉर्पस या यूपीएस अगर आप चूज करेंगे तो क्रेडिट होता है, तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी आता होगा कि आपका इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। सो सिमिलर मैनर में ऐसे ही इस पूरे यूपीएस आर्किटेक्चर को, इस पूरी स्कीम को चलाने के लिए 10 पेंशन फंड्स अवेलेबल हैं जो आपका एज सब्सक्राइबर इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके बिहाफ पे। ये जो 10 पेंशन फंड्स हैं ये पीएफआरडीए गवर्न करता है। पीएफआरडीए इज अ रेगुलेटरी बॉडी जो एनपीएस और यूपीएस स्कीम को रेगुलेट करता है। सो द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ योर पेंशन इज इन सेफ हैंड्स, क्योंकि पीएफआरडीए है फॉर ऑल दिस आर्किटेक्चर, और जो भी इंटरमीडियरीज पीएफआरडीए के अंदर काम करते हैं वो सारे स्कीम को बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। अब इस पूरे आर्किटेक्चर में 10 पेंशन फंड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके सब्सक्राइबर के बिहाफ पर। ये 10 पेंशन फंड्स को चूज करने का भी चॉइस आपके पास है। इन 10 पेंशन फंड में से आप किसी भी एक पेंशन फंड को चूज कर सकते हो, एक बार एक फाइनेंशियल ईयर। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। बेसिकली ये सब फ्लेक्सिबिलिटीज हैं कि सब्सक्राइबर को चॉइस दी गई है कि वो अपने हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। अगर सब्सक्राइबर नहीं चूज करता है तो सब्सक्राइबर का सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड्स के थ्रू किया जाता है ताकि सब्सक्राइबर को भी कोई लॉस ना हो। सो दीज आर नाउ द बेनिफिट्स। कौन लोग एलिजिबल है यूपीएस में बेनिफिट लेने के लिए? कब आपको यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा? ऑन 10 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस अगर आपकी हो गई है तो आप एलिजिबल हैं यूपीएस का बेनिफिट लेने के लिए। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर FR 56 के अंडर, मतलब कंपल्सरी रिटायरमेंट जो गवर्नमेंट की साइड से होता है उसके अंदर अगर रिटायर हो रहा है, जो पेनल्टी ना हो, पेनल्टी के फॉर्म में अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायर किया गया है तो वो एलिजिबल नहीं है। नॉर्मली अगर उसे रिटायर किया गया है तो वो एलिजिबल है यूपीएस का बेनिफिट लेने के लिए। और अगर किसी भी एम्प्लॉय ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है अपनी 20 साल की सर्विस के बाद, तो वो भी एलिजिबल है यूपीएस का बेनिफिट लेने के लिए। ये जो 20 साल थे ये पहले 25 साल थे कि 25 साल की सर्विस होगी तो आपको यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा, पर अब इसे रिड्यूस करके 20 years कर दिया गया है कि 20 साल की सर्विस के बाद आपको
अगर आप BRS लेते हैं तो आपको UPS का बेनिफिट मिलेगा। देखिए UPS में एक क्वालिफाइंग सर्विस का कॉन्सेप्ट आया है जो आपका हेड ऑफ ऑफिस डिसाइड करेगा एज पर PFRDA रेगुलेशंस। हमने लिखा है कि किन के बेसिस पे आपकी क्वालिफाइंग सर्विस डिसाइड होगी, अकॉर्डिंगली आपका हेड ऑफ ऑफिस डिसाइड करके देगा कितने सालों की सर्विस है, उन्हें वो डेटा फीड करना है। एक मिनट